गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है बेटा हमारा वो है शब्दकोश। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी। तो शब्दकोश के बारे में बच्चों सभी जानते हैं कि शब्दकोश क्या होता है। तो आज का जो लेसन है हमारा वो है शब्दकोश एक परिचय। कोश एक परिचय। दृश्य की आड़ के पीछे छिपी है कुछ ऐसी सुरंगें जो अपने गुप्त रास्तों से शब्दों की जन्म कथा तक ले जाती हैं। राजेश जोशी जी हैं हिंदी कवि। राजेश जोशी जी हिंदी कवि हैं। उन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं। अदृश्य की आड़ के पीछे छिपी है कुछ ऐसी सुरंगें। अदृश्य मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता, उसके पीछे उस छुपी हैं कुछ ऐसी सुरंगें जो अपने गुप्त रास्तों से शब्दों की जन्म कथा तक ले जाती हैं कि शब्दों का जन्म किस प्रकार हुआ। तो सब इसमें पढ़ेंगे बेटा हम शब्दकोश, विश्वकोश और साहित्य कोश के बारे में। कुछ पढ़ते समय जब किसी शब्द का अर्थ अथवा उसका संदर्भ आपके जेहन में स्पष्ट नहीं होता, तब आप क्या करते हैं? जाहिर है आपके मन में फौरन शब्दकोश का ध्यान आता है। बेटा जब किसी शब्द का अर्थ हमें समझ नहीं आता तो हम कहाँ से देखते हैं उसको? शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी से हम उसको देखते हैं। तो इसके बाद क्या है कि चंद्रिका भी आपकी तरह परेशान हुई। आइए जाने कि उसकी समस्या कैसे हल हुई। देखिए एक करेक्टर के एक नाम के माध्यम से जो है पूरा जो पाठ है वो समझाया गया है। पढ़ते पढ़ते चंद्रिका को ऐसा लगा जैसे स्वादिष्ट भोजन करते हुए दांतों के बीच में अचानक एक कंकड़ी आ फंसी हो। सारा मजा किरकिरा हो रहा था। चंद्रिका गर्मी की छुट्टियों के दौरान घर में लेटी किसी और ही दुनिया की सैर कर रही थी, लेकिन अचानक वहां से वापस लौटना पड़ा। समस्या के समाधान के लिए वह लता दीदी के कमरे में भागी, लेकिन वह भी कहीं बाहर गई हुई थी। क्या हुआ? चंद्रिका को एक प्रॉब्लम आई। वह जो है उस समस्या के समाधान के लिए जो है लता दीदी के कमरे में भागी, लेकिन लता दीदी वहां नहीं थी। तो फिर चंद्रिका के लिए अब कोई चारा नहीं था। जिस उपन्यास के काल्पनिक जगत का वह आनंद ले रही थी, वह अब उसे आगे पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। उपन्यास पढ़ते पढ़ते खाने में कंकड़ी की तरह एक शब्द अचानक बीच में आकर उसके आनंद में खलल डाल रहा था। तो क्या है बेटा, चंद्रिका उपन्यास पढ़ रही थी और एक शब्द का अर्थ उसे समझ नहीं आया। अब जब पीछे से उसे समझ नहीं आया तो आगे भी वह नहीं पढ़ पाई। आगे जो है उसने उपन्यास नहीं पढ़ा। शब्द का अर्थ चंद्रिका को पता नहीं था। बगैर अर्थ जाने वह आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, मानो कोई ब्रेक लग गया हो। अब क्या होता है आगे? शब्द था विदग्ध। तो क्या शब्द था बेटा? विदग्ध। विदग्ध जो शब्द था वो चंद्रिका की समझ नहीं आया। यह शब्द उसका मुंह चिढ़ा रहा था और वह पराजय भाव चंद्रिका को स्वीकार्य नहीं था। यानी कि जो चंद्रिका थी वो हार मानने वाली नहीं थी। लेटे लेटे वह इसी शब्द के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते उसे ऐसा लगा जैसे सामने खिड़की से कोई छाया सी अंदर आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अरे यह तो कोई परी है, चंद्रिका कहती है। चंद्रिका उसे देखकर चौंकी, थोड़ी घबराई थी, मगर तुरंत ही उसने स्वयं को संभाल लिया। साहस बटोरकर उसने परी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? मैं चंद्रिका हूँ, शब्दलोक से आई हूँ। मगर चंद्रिका तो मेरा नाम है। तो क्या कहती है परी को वो चंद्रिका कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ से आई हो? तो परी बताती है कि मेरा नाम चंद्रिका है और मैं शब्दलोक से आई हूँ। हाँ, मैंने ही तुम्हें अपना नाम उधार दिया है, घबराना मत। मैं इस बात की कोई फीस या किराया नहीं लेती। शब्द परी चंद्रिका हंसते हुए परिहास के स्वर में बोली, मजाक के स्वर में बोली कि मैंने ही अपना नाम तुम्हें उधार दिया हुआ है और इसके लिए मैं जो है फीस भी नहीं लेती, घबराओ मत। तो और हाँ, मैं तुम्हारी समस्या भी सुलझा सकती हूँ। विदग्ध भी मेरे लोक में ही रहता है। तो चंद्रिका क्या कहती है कि जो विदग्ध है, जो तुम्हारी समस्या है, विदग्ध जो शब्द तुम्हें समझ नहीं आया, वह भी मेरे ही लोक में यानी कि शब्द लोक में ही रहता है।
बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे तुम्हारी दोस्ती करा दूंगी, उसके बाद वह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। चंद्रिका ने शब्द परी से कहा, मगर तुम्हारे लोग के जो दूसरे निवासी हैं वे तो मुझे परेशान करते रहेंगे। शब्द परी बोली, मैं तुम्हें अपने लोग के सारे रहस्य समझा दूंगी, फिर तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरे लोक के समस्त निवासी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। चलो मैं तुम्हें अपने लोक में ले चलती हूँ। मगर मैं चलूंगी कैसे? मेरे पास तो तुम्हारी तरह पंख भी नहीं है। चंद्रिका ने थोड़ा आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फूलों का रथ लेकर आई हूँ, चलो चलते हैं। चंद्रिका अपनी हमनाम शब्द परी के साथ जो है फूलों के रथ पर कुछ समय तक उड़ती रही। अब फूलों का रथ एक विशाल नगर के ऊपर था। चंद्रिका ने रथ से नीचे देखा। नगर की विशेषता यह थी कि इसमें एक अत्यंत प्रशस्त राजमार्ग था और सारे भवन इस राजमार्ग के एक ही तरफ पंक्तिबद्ध रूप में निर्मित थे। राजमार्ग के दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था। हमारे लोक में नागरिकों को शब्द कहा जाता है। तो जो शब्द परी है वो क्या बताती है बेटा? वो चंद्रिका को बताती है कि जो हमारे यहाँ पर जो भी जितने भी नागरिक हैं सबको शब्द कहा जाता है। यह एक आदर्श लोकतंत्र है और यहाँ सभी शब्द समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कहीं ऊंच नीच भी नहीं है। शब्द परी उसे कहती है कहीं किसी प्रकार की कोई भी ऊंच नीच नहीं है, ना कोई शब्द बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई किसी जाति बिरादरी का यहाँ पर कोई भी जो है दिक्कत नहीं है। यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था है कि किसी राजा या शासक की भी जरूरत नहीं है। कौन सा शब्द इस राजमार्ग के किनारे कहाँ होगा, इस बात पर क्या कोई विवाद नहीं होता? चंद्रिका ने पूछा कि भाई किनारे पर कौन सा शब्द रहेगा और वहां कौन सा शब्द रहेगा, कि कोई झगड़ा नहीं होता शब्दों में इस बारे में? तो चंद्रिका ने कहा, नहीं। शब्द परी बोली, हमने इसके लिए नियम निर्धारित कर रखे हैं। हर शब्द अनुशासन का पक्का है। बिना किसी बल प्रयोग के वह अपनी जगह खुद ले लेता है। जब किसी नए शब्द को यहाँ की नागरिकता मिलती है तो वह भी यहाँ के नियमों के आधार पर ही इस राजमार्ग के किनारे अपनी जगह बना लेता है। यहाँ के भवन भी ऐसे हैं कि वे थोड़ा थोड़ा आगे खिसक कर नए भवन को उसका सही स्थान अपने आप दे देते हैं। यानी कि यदि कोई नया शब्द जोड़ा जाता है तो वहां पर जगह न होने पर, मतलब जैसे मान लीजिए ऐसे शुरू होने वाले अक्षर है बेटा, तो सबसे पहले वे आएंगे, उसके बाद आ से शुरू होने वाले आएंगे जहां आ लगा होगा। तो यदि वहां पहले से अक्षर है स्थापित तो वो पीछे चला जाता है और वो अपनी जगह पर आ जाता है। चंद्रिका की अगली जिज्ञासा थी, नए शब्दों को आपके लोग की नागरिकता क्या आसानी से मिल जाती है? तो फिर कहती है चंद्रिका कि कैसे शब्दों को मान्यता मिलती है, शब्द परी से पूछती है। तो शब्द परी बताती है कि नागरिकता के लिए तो हजारों शब्द कोशिश करते हैं मगर वह इतनी आसानी से नहीं मिलती। जब तक किसी शब्द और उसके अर्थ या अर्थों को तुम्हारे समाज की मान्यता नहीं मिल जाती, तब तक वह हम अपने लोक में उसे प्रवेश की भी अनुमति नहीं देती। नागरिकता तो दूर की बात है, हमारे लोक की नागरिकता एक बहुत बड़ा सम्मान है, जिसके लिए शब्दों को लंबे समय तक कोशिश करनी पड़ती है। तो चंद्रिका क्या बताती है, शब्द परी क्या बताती है चंद्रिका को, कि जब तक तुम्हारे लोक में उस शब्द को मान्यता नहीं मिलती तब तक जो है शब्दकोश में उस शब्द को मान्यता नहीं मिलेगी। और जो है एक शब्द को मान्यता प्राप्त करने के लिए, डिक्शनरी तक पहुंचने के लिए, शब्दकोश तक पहुंचने के लिए जो है काफी लंबे समय तक कोशिश करनी पड़ती है। रथ नीचे उतरा और शब्दलोक के प्रवेश द्वार से होता हुआ राजमार्ग पर धीरे धीरे चलने लगा। चंद्रिका ने पूछा, शब्द परी तुम्हारे लोक की आबादी क्या है? भाई कितने शब्द हैं शब्दकोश में? अभी तो हमारे लोक की जो आबादी है लगभग 5 लाख है। शब्द परी बताती है कि 5 लाख शब्द हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया हमारे लोक में नए शब्द भी जुड़ते रहते हैं और उपखंडों में बांटा जाता है और फिर हर मकान को एक संख्या प्रदान करते हैं।
इसी प्रकार हमारे लोक में भी पहले खंडों में बांटा गया है और फिर उस खंड में हर शब्द के भवन को हमारे नियम के अनुसार कर्मावार व्यवस्थित किया गया है। चंद्रिका का अगला सवाल था, यहाँ खंडों का नामकरण कैसे करते हैं? तो फिर जो है शब्दपरी बताती है, यहाँ खंडों के नाम वर्णमाला के अक्षरों पर रखे गए हैं, जैसे क खंड, च खंड, पै खंड आदि। इन खंडों का क्रम भी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के ही अनुसार है। हाँ, 2 महत्वपूर्ण अंतर हैं, वे क्या? पहला अंतर तो यह है कि हिंदी वर्णमाला ए से शुरू होती है, मगर इस श्लोक का पहला खंड ए खंड है। इसके बाद ए खंड, आ खंड, ई खंड इत्यादि वर्णमाला के क्रम से ही आते हैं। दूसरा अंतर क्या है? हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त अक्षर हैं, अक्षय, त्रय, अज्ञ, श्रेय, वर्णमाला के अंत में आते हैं, लेकिन हमारे शब्द लोक में ये उन वर्णों के अंत्याक्षर के साथ आते हैं। बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई, चंद्रिका ने भोलेपन से कहा। सब समझ जाओगी जब बस इस राजमार्ग पर मेरे साथ चलते रहो। तो बेटा शब्दकोश देखने का क्या तरीका है? तो सबसे पहले आपको ए से शुरू करने, ए वाले शब्द मिलेंगे, फिर आ वाले मिलेंगे, फिर ई वाले मिलेंगे। और ऐसे ही जो है अगर आप क कैसे शब्द देखना चाहेंगे तो सबसे पहले क वाले मिलेंगे, फिर का वाले मिलेंगे, आ की मात्रा वाले मिलेंगे, फिर ई की मात्रा वाले मिलेंगे, फिर बड़ी ई की मात्रा वाले मिलेंगे। इस प्रकार से जो है शब्दकोश सीरीज में जो है आपको मिलेगा। और जैसे क्षत्रज्ञ की बात उन्होंने की है, तो अक्षत्रज्ञ वैसे तो हमारे जो वर्णमाला जब हम पढ़ते हैं तो लास्ट में आते हैं, लेकिन जब हम शब्दकोश देखते हैं तो जो है ये जैसे क्ष है, तो ये क की जो है क खंड में ही आपको मिलेंगे। त्रय तय खंड में मिलेगा। ज्या या ज्या क्या जो है जय की उसमें मिलेगा आपको जय खंड में। लास्ट में ये शब्द आपको मिलेंगे। वर्णमाला के तो अंत में आते हैं, लेकिन अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे तो ये उसी खंड में आपको मिलेंगे जिस शब्द के ये संयुक्त अक्षर हैं। फूलों का रथ अब राजमार्ग पर चलने लगा। एक ओर प्रकृति का अक्षत सौंदर्य था और दूसरी ओर शब्दों के भवन थे। पहला खंड ए खंड था, फिर अखंड, फिर आखंड, फिर ई आदि इसी प्रकार एक एक करके आने लगे। स्वर जो है वर्णों से नामित आखिरी खंड औ खंड था, फिर व्यंजन वर्ण से नामित पहला खंड क शुरू होता है। देखो बेटा पहले जब हम स्टार्टिंग में जब हम डिक्शनरी देखते हैं तो अ से शुरू होती है और औ पर जाकर खत्म हो जाती है। स्वरों के जो स्वरों से बने शब्द हैं और फिर व्यंजनों से बने शब्द शुरू होते हैं। तो व्यंजनों से बने जो जब शब्द शुरू होते हैं तो वो वे शब्द जो है हमारे कै से शुरू होते हैं। तो व्यंजनों से बने शब्दों में क्या होता है बच्चों? जो व्यंजनों से बने शब्द होते हैं हमारे, उनमें व्यंजनों से बने शब्दों में जैसे हम देखते हैं कि व्यंजनों से हमारे कौन-कौन से शब्द बने हैं? तो व्यंजनों से हमारे जो शब्द बने हैं, वे हमारे कै से शुरू होते हैं। जो व्यंजनों से बने शब्द हैं जो व्यंजनों से बने शब्द हैं बेटा, वो हमारे कै से शुरू होते हैं। व्यंजनों से बने शब्द कै से शुरू होते हैं और अब व्यंजन वर्णों से जो है व्यंजन वर्णों से नामित खंड शुरू हो रहे हैं। इन खंडों को एक खास बात यह है कि उपखंडों में विभाजित हैं।
खंड के भीतर के उपखंडों को व्यंजन पर लगी मात्रा द्वारा नामित किया जाता है। चंद्रिका फिर बोल पड़ी कि बात मेरी पूरी तरह से समझ में नहीं आई। शब्द परी ने बताया हमें व्यंजनों में आवश्यकता अनुसार मात्राएं भी लगानी पड़ती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें व्यंजन नामित खंडों की मात्राओं के आधार पर उपखंडों में बांटना होता है। अब कै खंड की बात लो। हम इसके सामने से अभी गुजर रहे हैं। देखो पहला उपखंड कै है। इस उपखंड में कै से शुरू होने वाले शब्दों के भवन हैं। पहले कै से फिर कै उपखंड का उपखंड इत्यादि एक एक करके आते हैं। देखो बेटा पहले जैसा इन्होंने दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे आप कि पहले हमें कै शब्द वाले अक्षर मिलेंगे डिक्शनरी में, फिर का वाले मिलेंगे, फिर हमें जैसे इसमें पैसेज में हम चल रहे हैं, यहाँ पर है हमारा क क कै क की। जैसे ये देखिए बेटा सबसे पहले हमें मिलेगा का वाला। रथ आगे बढ़ रहा था। क खंड के विभिन्न उपखंड एक एक करके गुजरने लगे। देखो सबसे पहले बेटा अंक की मात्रा वाले शब्द हमें मिलेंगे, फिर क, फिर का, की, कु, कु, के, कई और को उपखंडों से गुजरते हुए रथ को कऊ उपखंड तक पहुंचा चुका था। तभी चंद्रिका के मन में एक सवाल उठा कि मेरी हमनाम जी विभिन्न मात्राओं से नामित उपखंड तो नजर आए, मगर ये सारे शब्द इस लोक में कहाँ निवास करते हैं जहां दो व्यंजन मिलकर संयुक्त अक्षर बनाते हैं। अभी हम कै खंड का नजारा देख रहे हैं, मगर क्यारी, करंदन, करीड़ा इत्यादि शब्द तो नजर नहीं आए। देखिए कितना अच्छा सवाल है बेटा। जैसे क्रीड़ा है, क्यारी है, तो ये शब्द कहाँ आएंगे, चंद्रिका पूछती है। तो शब्द परी बोली की, कु, के, कई, को और कऊ वाले अक्षर। अब जो चंद्रिका है वो ये पूछती है कि जैसे आधा अक्षर है क, क्रंदन, क्रीड़ा, ये शब्द हमें कहाँ मिलेंगे। शब्द परी कहती है तो तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। तो वो बताती है हमारे लोक में इसके भी निश्चित नियम है। अब कै खंड की ही बात लो। कै उपखंड से चलते चलते हम कऊ उपखंड तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद संयुक्त अक्षरों का उपखंड शुरू होगा। शब्दपरी ने सच ही कहा था। कऊ उपखंड के तुरंत बाद क उपखंड शुरू हो जाता है। जैसे क्यारी, क्यों जैसे शब्द आने लगे। शब्द परी बोल पड़ी, मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताया था कि क्षय, त्रय, श्रेय जैसे वर्णों से शुरू होने वाले शब्द इन वर्णों के प्रथम अक्षर के साथ आते हैं। चंद्रिका ने याद करते हुए कहा, हाँ, और आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई थी। शब्द परी समझाने की मुद्रा में बोली, देखो अब अक्षय का भी जो है अक्षय का ही उदाहरण लो। यह कै शय के योग से बना हुआ है, संयुक्त अक्षर है। इस संयुक्त अक्षर का पहला अक्षर यानी प्रथम अक्षर कै है, अतः यह इसी उपखंड में आगे जाकर है। रथ की यात्रा जारी थी। चंद्रिका ने ध्यान दिया कि कै प्रथम अक्षर से शुरू होने वाले शब्द एक एक करके उसके सामने से गुजर रहे थे। तो बेटा जैसे हम डिक्शनरी देखते हैं, शब्दकोश देखते हैं, तो जैसे कै का औ तक कंप्लीट हो गए हैं अक्षर। उसके बाद देखो शुरू कहाँ से होंगे, अंक की बिंदी वाले अक्षर से, जैसे कंपन। फिर उसके बाद कवि, इस टाइप के पहले क अंक की बिंदी वाले अक्षर शुरू होंगे सबसे पहले, और फिर आएंगे हमारे क अक्षर से। और इस प्रकार ये चलते जाएंगे की, कु और उसके बाद कऊ तक पहुंच जाएंगे। फिर कौन से आएंगे, हमारे आधे अक्षर वाले शब्द शुरू हो जाएंगे, कै, जिसमें शुरू में जो कै है वो आधा अक्षर है। अब वो भी ऐसे ही जो है चलते जाएंगे। तो जैसे क्षय है, तो क्षय के जो शब्द हैं वो भी हमें कै खंड में ही मिलेंगे। तो ध्यान देने योग्य बातें क्या है बेटा, शब्दकोश शब्दों का खजाना है। इसमें एक भाषा भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है, यानी कि एक भाषा के जो है
अक्षरों को, शब्दों को इकट्ठा किया जाता है। शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप एवं विभिन्न संदर्भपरक अर्थों के बारे में जानकारी दी होती है कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आया शब्द। हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, परंतु ऐसे प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिए जाते हैं। यद्यपि हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, परंतु शब्दकोश में उन्हें उसी क्रम में दिया जाता है जिन व्यंजनों से वे मिलकर बने हैं। जैसे क, श, तो क जो अक्षय है बेटा वो आपको कै खंड में मिलेगा। ज, य, ज तो ये मिलेगा आपको ज खंड में। ज, त्रै, त, र। त्रै जो है वो आपको मिलेगा तय वाले खंड में और श्रय शय वाले खंड में आपको मिलेगा। स्वर रहित व्यंजनों से पहल प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी शब्दों के बाद में रखे जाते हैं। जैसे क्या शब्द कौस्तुभ के बाद आएगा। जैसे मैंने आपको बताया बेटा, आधा अक्षर जिनमें स्वर नहीं मिले हुए होते वो औ की मात्रा के बाद वाले अक्षरों में आपको मिलेंगे। क्रम वर्णमाला का ही था। हाँ, वे दो नियम भी लागू हो रहे थे जो शब्द परी ने शुरू में बताए थे। कै और य से मिलकर बने संयुक्त अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों से आगे बढ़ते हुए दोनों कै और रै से बने संयुक्त अक्षर क्रय से शुरू होने वाले शब्दों के भवन आए। करंदन, करंदित के बाद क्रय का नंबर आया और क्रम, क्रमशः इत्यादि शब्दों के भवन आए। फिर करा, करी इत्यादि से प्रारंभ होने वाले शब्दों के भवन आते गए। क्रय के बाद कल एवं कव से शुरू होने वाले शब्द आए। फिर शुरू हुए क्षय से प्रारंभ होने वाले शब्दों के भवनों का सिलसिला। यह इस लोक के नियमों के अनुसार ही था। चूंकि क्षय संयुक्त अक्षर कै और शय से मिलकर बना है, अतः इसे कै और वै से मिलकर बने कव संयुक्त अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के बाद ही आना था। चंद्रिका खुश होकर बोली, अब बात मेरी समझ में आ गई। इसका अर्थ यह हुआ, चूंकि त्रय जो है संयुक्त अक्षर तय और रै वर्णों से मिलकर बना है, तो इससे शुरू होने वाले शब्दों के भवन तय खंड के नियमानुसार निर्धारित स्थलों पर आएंगे। शब्द परी प्रशंसा भाव से मुस्कुराई, हाँ बिल्कुल ठीक। अज्ञेय अक्षर जो है, जो अज्ञेय अक्षर है संयुक्त अक्षर जय और या वर्णों के संयोग से बना है, अतः इससे प्रारंभ होने वाले शब्दों के भवन जय खंड में अपने निर्धारित स्थानों पर आएंगे। श्रय स और रै वर्णों से मिलकर बना है, अतः इससे शुरू होने वाले शब्दों के निवास स्थल शय खंड में होंगे। रथ चलता जा रहा था, थोड़ी देर में च खंड आ गया। इस लोक के नियमों के हिसाब से पहले च उपखंड आया। चंद्रिका खुशी से चिल्ला पड़ी। शब्द परी बोली, लो तुम्हारा खंड तो आ गया, तुम्हारा घर तो इसी उपखंड में होगा। बिल्कुल ठीक, थोड़ी ही देर में इस राजमार्ग के किनारे मेरा घर आने वाला है। च उपखंड में निवास करने वाले शब्दों के भवन एक एक करके आते जा रहे थे। पहले उन शब्दों के भवन थे जिनका दूसरा वर्ण कै से शुरू हो रहा था। यानी यहाँ भी यही नियम था जो वर्णों के लिए होता है। धीरे धीरे उन शब्दों के भवन आए जिनका दूसरा वर्ण द था। चंदन, चंदेल इत्यादि शब्दों के बाद द और रै के संयुक्त अक्षर द्र का नंबर आया। इस क्रम का पहला शब्द चंद्र था। अब क्या हुआ, फिर नियमानुसार इन शब्दों के भवन आए जिनका दूसरा नाम दरा था। चंद्रा, चंद्रायण इत्यादि शब्दों के बाद द्रि की बारी आते ही नियमानुसार पहले चंद्रिका बुंज आया और फिर चंद्रिका का भवन आ गया। भवन के बाहर चंद्रिका की पट्टिका को देखकर चंद्रिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रथ अब तेजी से दौड़ने लगा। थोड़ी ही देर में क्या हुआ, थोड़ी ही देर में वह उपखंड आ गया। इस खंड के
उपखंड एक एक कर गुजरने लगे। वी उपखंड के आते ही चंद्रिका का उतावलापन बढ़ने लगा। इस लोक के नियमों द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार थोड़ी देर में विदग्ध शब्द का भवन भी आ गया, क्योंकि विदग्ध ही ऐसा शब्द था जो चंद्रिका को समझ में नहीं आ रहा था। शब्दपरी ने रथ रोका। दोनों रथ से उतरकर भवन के दरवाजे पर पहुंची, जहां विदग्ध की पट्टिका लगी थी। इस पट्टिका के नीचे संगमरमर की एक और बड़ी पट्टिका लगी थी। जिज्ञासावश चंद्रिका पट्टिका के सामने रुक गई और लिखी इबारत को पढ़ने लगी। विदग्ध नागर निपुण पंडित रसिक रसज्ञ जला हुआ जठराग्नि से पका हुआ पचा हुआ नष्ट गला हुआ जो जला या पचा न हो, सुंदर भद्रतापूर्ण पुरुष चतुर या धूर्त आदमी रसिक एक घास। शब्द परी बोली, इस लोक में हर भवन के बाहर यह संगमरमर की पट्टिका होती है जिस पर शब्द का परिचय होता है। यह जरूरी है कि शब्द से मिलने और मित्रता करने के पहले तुम उसके बारे में पहले से ही जान लो। चंद्रिका ने कहा, शब्द परी, तुमने शब्द के अर्थ को लेकर तो मेरी समस्या सुलझा ली। मैं देख रही हूँ कि विदग्ध शब्द के कई अर्थ दिए हुए हैं। किसी लेखन में जहां जैसा संदर्भ होगा वहां वैसा ही अर्थ लागू होगा, मगर एक बात समझ में नहीं आई। वह क्या? संगमरमर की पट्टिका पर कुछ संकेत अक्षर भी लिखे गए हैं, उनके अर्थ क्या हैं? शब्द परी बोली, वी का अर्थ यह है कि विदग्ध एक विशेषण है। तो वी का अर्थ क्या है बेटा? विशेषण। पुरुष से अभिप्राय यह है कि यह शब्द पुल्लिंग है। से यह मतलब है कि विदग्ध जो शब्द है वो संस्कृत का है। देखो बेटा, जैसे ऊपर है बेटा, वी का मतलब है विशेषण और से का मतलब है हमारा कि ये संस्कृत का शब्द है, और पू का मतलब है कि यह पुरुषवाचक है। विदग्ध जो शब्द है वो पुरुषवाचक है, संस्कृत का शब्द है, पुल्लिंग है। चंद्रिका विदग्ध के बारे में पूरी तरह से जान चुकी थी और उससे मिलने के लिए उत्सुक हो रही थी। शब्दपरी ने द्वार की घंटी बजाई। दरवाजा खुला। खुलने पर एक सुदर्शन व्यक्ति सामने दिखाई पड़ा। वही विदग्ध था। अपने मेहमानों का स्वागत करते हुए वह उन्हें घर के अंदर ले गया। विदग्ध, यह है पृथ्वी की मेरी हमनाम चंद्रिका। तुमने इसे बहुत परेशान किया है, शब्द परी बोली। विदग्ध ने जवाब दिया, कोई खास बात नहीं, मैं इनसे माफी मांगता हूँ, मगर इस बहाने इन्होंने हमारे लोग को तो देख लिया। भाई, डिक्शनरी तक तो ये पहुंची। चंद्रिका बोली, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सच कहूं तो वह परेशानी ही वरदान साबित हुई। विदग्ध ने कहा, आगे आपको हमारे किसी भी साथी से कोई परेशानी नहीं होगी। फिर विदग्ध ने एक मोटी पुस्तक निकाली और चंद्रिका को देते हुए बोला, आप इसे मेरी तरफ से उपहार के रूप में रख लीजिए। यह इस लोक की निर्देशिका है, इसे शब्दकोश या डिक्शनरी भी कहते हैं। चंद्रिका ने इस पुस्तक के पन्ने पलटे। प्रारंभ के 2 पृष्ठों पर एक संकेत सूची थी। इसमें संगमरमर की पट्टिका पर प्रयुक्त होने वाले संकेतों के अर्थ दिए गए थे, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग इत्यादि। तो बच्चों, जो आज का हमारा लेसन था कि हम शब्दकोश कैसे देखें, डिक्शनरी में जो है कैसे शब्दों की पहचान करें कि यह शब्द हमें कहाँ मिलेगा। तो ये था हमारा आज का लेसन। अब देखिए एक बेटा, संदर्भ ग्रंथ होते हैं। जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए हुए होते हैं, उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो मानव ने ज्ञान इकट्ठा किया है और उसको जो है संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? संदर्भ ग्रंथ कहलाता है। संदर्भ ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं। संदर्भ ग्रंथ का सबसे विशद रूप है विश्व ज्ञान कोश। देखिए, संदर्भ ग्रंथ जो शब्द है बेटा, वो क्या, संदर्भ ग्रंथ क्या होते हैं कि जो मानव निर्मित, मानव ने संचित ज्ञान का को जो है संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है संदर्भ ग्रंथ। मानव द्वारा संचित, संचित मीन्स इकट्ठा किए गए ज्ञान को संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट रूप में प्रस्तुत करना
जो है संदर्भ ग्रंथ कहलाता है। संदर्भ ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं। संदर्भ ग्रंथ का सबसे विशद स्वरूप है विश्व ज्ञान कोश। इसमें मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारी और सूचना का संक्षिप्त संकलन होता है। जो हमारा विश्व ज्ञान कोश है बेटा, इसमें जितनी भी मानव द्वारा जानकारियां जुटाई गई हैं, जितना भी ज्ञान है, उसका जो है संक्षिप्त रूप होता है। संदर्भ ग्रंथों के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार हैं साहित्य कोश, चरित्र कोश। साहित्य कोश में साहित्यिक विषयों से संबंधित जानकारियां संकलित होती हैं। जो हमारा साहित्य कोश होता है बेटा, उसमें साहित्य से रिलेटेड जो है हमारी जानकारियां होती हैं। और चरित्र कोश में साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि क्षेत्रों के महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जो है जानकारी मिलती है। देखिए बेटा, मैंने एक बताया है संदर्भ ग्रंथ आपको, एक बताया है साहित्य कोश, एक होता है चरित्र कोश। तो साहित्य कोश में क्या होता है, हमें साहित्यिक विषयों से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। और चरित्र कोश में क्या होता है, चरित्र कोश में जो है साहित्य, संस्कृति, विज्ञान के क्षेत्रों में महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पता चलता है। तो ये होता है चरित्र कोश। संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर के समान है। जब भी किसी विषय पर तुरंत जानकारी की आवश्यकता होती है, तो संदर्भ ग्रंथ हमारे काम आते हैं। संदर्भ ग्रंथों में जो जानकारियां हैं, वो सिलसिलेवार संकलन शब्दकोश के नियमों के अनुसार ही होती हैं। जो शब्दकोश में जो जानकारियां हैं, वो सिलसिलेवार होती हैं और जो है नियमानुसार, जैसे हम शब्दकोश में नियम से जो है देखते हैं, वैसे ही जो है जानकारियां होती हैं। और जैसे इन्होंने बेटा आगे जो संकेत सूची दी है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि संकेत सूची किस प्रकार की है। कि जो हमारे जो शॉर्ट आंसर होते हैं, जैसे अ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये शब्द अरबी का है। और क्री लिखा हुआ है तो अक्रमक क्रिया है ये। तो इसी प्रकार जो है ये है हमारी संकेत सूची। आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 199 पर देख सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अ इत्यादि हर खंड में निवास करने वाले शब्दों की सूची थी। इन शब्दों को इस पुस्तक में ठीक उसी तरह सजाया गया था जैसे राजमार्ग के किनारे भवनों को क्रमानुसार निर्मित किया गया था। वही वर्णमाला क्रम और वे ही दो महत्वपूर्ण नियम। लेकिन चंद्रिका ने एक बात और देखी, इस पुस्तक के हर पृष्ठ के शीर्ष पर, शीर्ष मीन्स ऊपर, दोनों दो शब्दों को जोड़ा दिया गया था, जैसे उत्तरण उत्थान, जड़ जन आदि। इसका क्या उद्देश्य है, चंद्रिका ने पूछा। विदग्ध बोला, यह हमारे साथियों की तलाश को आसान बनाता है। यह जो है हमारे साथियों की तलाश को आसान बनाता है। हर पृष्ठ के ऊपर दिए गए शब्द युग्म का पहला शब्द उस पृष्ठ का पहला शब्द होता है। दूसरा शब्द पृष्ठ के आखिरी शब्द को दर्शाता है। कि इस प्रकार पूरे पृष्ठ पर किसी शब्द को तलाशने की जरूरत नहीं होती। शब्द युग्म को देखकर ही पता चल जाता है कि इस पृष्ठ पर इच्छित शब्द का होना संभव है या नहीं। तो चंद्रिका ने पूछा कि जो दो शब्दों का जोड़ा दिया गया है पृष्ठ के ऊपर, उसका क्या मतलब है। तो विदग्ध बताता है कि इस शब्द का मतलब है कि पहला जो शब्द दिया हुआ है वो इस पेज में पहला है, और जो दूसरा जो शब्द दिया गया है वो इस पेज का अंतिम शब्द है, इसलिए यह लिखा गया है। विदग्ध को चंद्रिका ने धन्यवाद दिया, फिर दोनों बाहर निकले। चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं, शब्द परी ने कहा। फूलों का रथ एक बार फिर हवा में उड़ रहा था। वापसी यात्रा के दौरान चंद्रिका ने देखा कि रथ किसी और लोक के ऊपर से गुजर रहा है। यह कौन सा लोक है, जैसे हमारा शब्द लोक है, वैसे ही इस लोक को विश्व ज्ञान लोक कहते हैं। हाँ, यह भी वैसा ही है, राजमार्ग है और वैसे ही मार्ग के एक तरफ भवन बने हुए हैं, चंद्रिका ने कहा। शब्द पर ही बोली, विश्व ज्ञान लोक में भी भवनों को उसी प्रकार कर्मानुसार व्यवस्थित किया गया है जिस प्रकार हमारे शब्द लोक में। अंतर यह है कि हमारे यहाँ शब्द निवास करते हैं और इस लोक में जानकारियां निवास करती हैं।
तो क्या बताती शब्दपोरी, जो विश्व ज्ञान लोक है बेटा, उसमें जानकारियां होती हैं और डिक्शनरी में शब्द होते हैं, शब्दकोश में। क्या मतलब यह है कि तुम्हें मानव ज्ञान से संबंधित जो भी सूचनाएं या जानकारियां चाहिए, वह इस लोक के निवासियों से मिल जाएंगी। शब्दपरी आगे बोली, इस लोक की निर्देशिका विश्व ज्ञान कोश के नाम से जानी जाती है। चंद्रिका यह जानकर बड़ी खुश हुई। अब जब उसे किसी विषय पर संक्षिप्त जानकारी की जरूरत होगी, तो उसे ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही स्थान पर उसे हर विषय की संक्षिप्त जानकारी मिल जाएगी। रथ अब किसी अन्य लोक के ऊपर से उड़ रहा था। शब्दपुरी बोली, यह चरित्र लोक है, यहाँ भी जानकारियां ही निवास करती हैं। अंतर यह है कि जानकारियां विचारकों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों आदि के संक्षिप्त परिचय और उपलब्धियों तक ही सीमित रहती हैं। जानकारियों को क्रमवार रूप से व्यवस्थित करने का नियम हमारी तरह ही है। यानी जब भी मुझे किसी भी क्षेत्र के महान व्यक्तियों के बारे में जानना होगा, तो मेरी मदद इस लोक के निवासी करेंगे।